दोस्तों क्लास 10th का एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है और ऐसे में अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लास 10th के सभी चैप्टर्स का एक फॉर्मूला रिवीजन वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें आप सभी फॉर्मूलाज को एक ही वीडियो में देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर से यहाँ पे आपको तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर। और आप इस फॉर्मूला से प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना जानते ही होंगे। एक एक करके अगर मैं सब में एक एक एग्जांपल दूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ऐसे में मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज बता देता हूं, आप उनसे जुड़े हुए सवाल को कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं कि जहाँ पे दो संख्याओं के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HCF गुना LCM बराबर होता है a गुना b, जहाँ पे a और b दो संख्याएं हैं। फिर तीसरा फॉर्मूला, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2n × 5m के रूप में हो तो दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है वरना अशांत होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ नीचे में 1/10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1/2 गुना 5 आएगा। तो यहाँ पे 2 आया और 5 आया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यही वाला अगर 1/15 रहता है उसका हम लोग गुणनखंड करते हैं तो हो जाता 3 गुना 5। तो यहाँ पे 3 आ गया, 2 और 5 नहीं आया, तो ऐसे में क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के लिए ये फॉर्मूला ax² + bx + c = 0, ये हमारा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है शून्यक का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। आई होप आपने इन सभी फॉर्मूला पर आधारित काफ़ी सारे सवाल किए होंगे, इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मूलाज को डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। फिर अगला है घन बहुपद, जो कि कम पूछा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका फॉर्मूला ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा बराबर होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण से आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है दो चर वाले, वो इस तरह से होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं a1x + b1y + c1 = 0, या फिर a2x + b2y + c2 बराबर 0। एग्जाम्पल के लिए 3x + 4y + 7 = 0, इस तरह से हम कह सकते हैं, जो a1x + b1y + c1 के रूप में है। इस तरह से हम और भी कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फिर अगला फॉर्मूला है हल की स्थिति, a1/a2 = b1/b2। अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिल जाए तो इसका मतलब है इसका सिर्फ एक ही हल होगा, एकमात्र हल होगा। फिर अगला है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ऐसे स्थिति में समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। डायरेक्टली आपको इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। फिर अगला है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ऐसे कंडीशंस में आपको इक्वेशंस के कई सारे हल यानी कि अनंत हल देखने को मिलते हैं। आते हैं अगले चैप्टर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े हुए कुछ फॉर्मूलेज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण से जुड़े हुए कुछ सूत्र हैं। सबसे पहला है कि सामान्य रूप जो होता है द्विघात समीकरण का ax² + bx + c = 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं द्विघात का मतलब होता है दो घात होना। इस इक्वेशन में आपको दो घात देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा घात। फिर अगला कि विवर्तक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ज्ञात करना है तो d बराबर b² - 4ac इसका सूत्र होता है। अगला है द्विघात सूत्र, x = -b + √d/2a होता है। तो ये होता है द्विघात का सूत्र। फिर अगला है मूलों का योग जो होता है वो -b/a होता है, और मूलों का गुणनफल होता है c/a होता है। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पहला फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि nवां पद ज्ञात करने के लिए tn बराबर a + n - 1 × d, ये होता है nवां पद यानी कि nth टर्म ज्ञात करने के लिए। फिर अगला है प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, ये सूत्र होता है। अगला है वैकल्पिक रूप जो होता है वो Sn बराबर n/2 × a + l, ये होता है इसका वैकल्पिक रूप। तो इन सभी फॉर्मूलाज को आप जरूर से रिवाइज कर लें दोस्तों। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब आते हैं त्रिभुज पर आधारित हमारा जो फॉर्मूला है वो सब देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप देख सकते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, यानी कि c² बराबर a² + b² हम कह सकते हैं। अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल है जहाँ पे हमारा बेस है b, हमारा परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेनस है सी, तो हम लोग कह सकते हैं कि c² बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय को याद कर सकते हैं। अगला आप देख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है और क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। ये कॉन्सेप्ट को आप याद कर लेंगे। अगला आप देख सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति से जुड़ा हुआ कुछ सूत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरी सूत्र जो कि होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर मध्य बिंदु अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र होता है x1 + x2/2 और दूसरा आप देख सकते हैं कि y1 + y2/2। फिर है खंड सूत्र। अगर सेक्शन फॉर्मूला ज्ञात करना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं mx2 + nx1/m + n तथा my2 + ny1 बटा m + n। इस तरीके से आप खंड सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात अगर करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/2 × x1 × y2 - y3 फिर प्लस है x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। इस सूत्र से आप इसे याद कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक भी है, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 23 31 12। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 यानी कि ये, फिर 2 यानी कि ये, फिर 3 यानी कि ये, और इस तरह से आप इसे करके याद कर सकते हैं। फिर अगला है त्रिकोणमिति का परिचय और इससे संबंधित कुछ प्रश्न। इस चैप्टर से तो आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी बहुत सारे प्रश्न आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो दोस्तों इसे याद करने के लिए आप एक ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा अगर आप लिख देते हैं और यहाँ पे एक ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद फिर हरी बोल। इस तरीके से आपको साइन कॉस टेन का याद हो गया और अगर आप इसे पलटा देते हैं तो कोसेक सेक और कॉट का भी आपको याद हो जाएगा। अगर ट्रिक पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को शेयर करते, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। फिर अगला है 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ये सभी फॉर्मूलाज को आप क्लियर कर लेंगे। फिर आप देख सकते हैं कि ऊंचाई और दूरी से जुड़े हुए कुछ सूत्र। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। इन सभी का इस्तेमाल आपको इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी काम आने वाला है। फिर अगला है वृत्त से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इस तरह से अगर हमारा एक सर्कल है और इसमें एक स्पर्श रेखा हम लोग दोनों तरफ से खींचते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे जो हमारा त्रिज्या होती है ये यहाँ पे लंब होती है कुछ इस तरीके से। फिर अगला है बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। मान लीजिए ये बाहरी बिंदु है और यहाँ पे ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हमने खींची है ये दोनों बराबर हैं। फिर अगला रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन। तो कोई विशेष सूत्र नहीं, केवल ज्यामितीय सिद्धांत पर आधारित ये चैप्टर होता है। यहाँ पे आपको कोई विशेष फॉर्मूला देखने को नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वृत्त से जुड़े हुए कुछ फॉर्मूलाज को। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का परिमाप होता है 2πr, चाप की लंबाई होती है θ/360 × 2πr, सेक्टर का क्षेत्रफल जो होता है वो θ/360 πr² होता है। फिर रिंग का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² - r²। कुछ इस तरीके से मान लीजिए रिंग का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है इस वाले पार्ट का, तो ये बड़ा जो त्रिज्या हो जाएगा वो r हो जाएगा, छोटा जो त्रिज्या हो जाएगा वो छोटा r हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसे निकाल सकते हैं कि पाई बड़ा R का स्क्वायर माइनस छोटा r का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। फिर आप देख सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित कुछ फॉर्मूला, जहाँ पे घन से जुड़ा हुआ कुछ फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि घन का आयतन जो होता है वो AQ होता है, यानी कि भुजा गुना भुजा गुना भुजा। फिर आप देख सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² होता है। फिर आप देख सकते हैं अगला घनाभ के बारे में कि आयतन बराबर होता है L × B × H, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूर्ण सतही क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 2 × LB + BH + HL, यानी 2 × लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। फिर आते हैं बेलन पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। फिर आप देख सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आप देख सकते हैं कि 2πr × r + h, ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2πr² + 2πrh, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। शंकु की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शंकु का जो आयतन है वो होता है 1/3 πr²h। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है πrl और इसका जो तिर्यक लंबाई है वो होता है L² = r² + h²। फिर इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो πr × L + r, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि πrl + πr², इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं।
फिर आते हैं गोला पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूला को आप कॉपी में लिख के रिवाइज कर लेना दोस्तों। ऐसे में आप बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जाम में अपने पेपर को लिख पाएंगे और बेहतर से बेहतर मार्क्स अचीव कर पाएंगे। अगला है सांख्यिकी से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न। जैसे कि आप देख पा रहे हैं माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्यिका निकालने के लिए एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। फिर बहुलक निकालने के लिए एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ बटा 2f1 माइनस एफ ओ माइनस एफ टू इंटू एच। ये होता है हमारा फॉर्मूला बहुलक निकालने के लिए। और फाइनली आते हैं लास्ट चैप्टर पर जो कि हमारा प्रायिकता। इससे जुड़े हुए आप देख सकते हैं कि P बराबर एन ई बटा एन एस। फिर अगला है जो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं असंभव घटना 0 होती है और निश्चित घटना 1 होती है। दोस्तों इस तरह से मैंने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला को रिवाइज करा दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को शेयर करते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी जरूरतमंद स्टूडेंट को जरूर भेज दीजिएगा ताकि वो भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। आई होप आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच।